दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द अनहोली मूवी को, जो सन 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक लेडी की कहानी बताई गई है जिसे कुछ लोग 1845 में जलाकर मार देते हैं और फिर उसकी आत्मा कुछ ऐसे लोगों को ठीक करके अपने बस में करती है जिनका ठीक हो पाना नामुमकिन है, और फिर उन्हीं लोगों का यूज करके वो बाकी लोगों की आत्मा को भी अपने कंट्रोल में करती है। मूवी की शुरुआत होती है 1845 से, जहाँ एक लेडी को बैनफील्ड प्लेस पर जादू टोना करने के जुर्म में पेड़ पर लटकाकर जलाकर मार दिया जाता है और उसके फेस पर एक मास्क चिपका दिया जाता है। फिर प्रीस्ट द्वारा उसकी आत्मा को एक बेबी डॉल में कैद कर लिया जाता है। अब सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है, जहां हम गैरी फैन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो अपने चैनल के लिए कुछ हटके न्यूज लाने का काम करता था, और कभी कभी अच्छी न्यूज न मिलने की वजह से वह फेक न्यूज बनाकर अपने चैनल को प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से उसे एक बार कंपनी से निकाला भी गया था। और अब गैरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल थिंग पर रिपोर्टिंग करता है। वो बैनफील्ड में एक फार्मर के पास आया था जिसकी गाय के साथ किसी ने प्रैंक किया था, और जेरी की मुलाकात वहाँ फादर हैगन से होती है। जेरी को गाय के साथ प्रैंक वाली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है और उसे एक पेड़ के पास से एक आवाज सुनाई देती है, और ये वही पेड़ था जहाँ 1845 में एक लेडी को जलाया गया था। जेरी उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो एक डॉल को देखता है जो एक चैन से बंधी हुई थी और उस पर एक डेट लिखी हुई थी, और वो डेट थी 31 फरवरी 1845, जो कि मुमकिन ही नहीं थी क्योंकि फरवरी के महीने में तो 31 दिन होते ही नहीं है। अब जेरी उस डॉल को तोड़ देता है और एक फेक न्यूज बनाता है कि फार्मर के फील्ड में एक प्राचीन डॉल मिली है, जिसके बाद उसकी गाय के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी हैं। जेरी वह फेक न्यूज बनाकर अपने चैनल को प्रोवाइड कर तो देता है, लेकिन अनजाने में वह उस डॉल से उस आत्मा को भी आजाद कर देता है। अब जेरी वहाँ से जाने लगता है और अचानक से उसकी कार के आगे एक लेडी आ जाती है। जेरी कार से निकलकर उस लेडी के पीछे जाता है और वो लेडी उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ जेरी ने आत्मा को आजाद किया था। वो लड़की किसी से वहाँ बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही जेरी उसके पास जाता है वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। जेरी उसे फादर हैगन के पास ले जाता है जो उस लड़की के अंकल थे, और इस लड़की का नाम एलिस होता है। एलिस के होश में आने के बाद नेटली जेरी को बताती है कि एलिस ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, और नेटली भी एलिस से साइन लैंग्वेज में बात करती है। ये सब देख जेरी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले ही तो जेरी ने एलिस को किसी से बात करते देखा था। अब अगले दिन जेरी एलिस के पास चर्च में जाता है जहां एलिस को कुछ आवाज सुनाई देती है। एलिस उस ओर जाने लगती है जहां से वो आवाज आ रही थी। उसके पीछे चर्च के सारे लोग भी वहां जाने लगते हैं। एलिस उस पेड़ के पास जाकर रुक जाती है और अचानक से वह बोलने लगती है, और ये देख सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको ये पता था कि एलिस ना तो सुन सकती है और ना बोल सकती है। एलिस उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम मैरी है और उसी ने उसे ठीक किया है। वहाँ आए सभी लोग इस बात को चमत्कार समझने लगते हैं और नेटली भी ये देख शौक रह जाती है। उसके बाद रात को जेरी एक सपना देखता है जहाँ वो एक आत्मा को देखता है जो कि पानी से निकलकर उसके पास आ रही थी। जेरी उठ जाता है और अगले दिन एलिस से मिलने वहाँ बहुत सारे लोग और ऐसा बच्चा आता है जो कि कभी चल नहीं सकता था। एलिस उस बच्चे के पास जाती है और उससे मदर मैरी पर विश्वास करने को कहती है, और देखते ही देखते वो बच्चा भी चलने लगता है जो कि कभी चल नहीं सकता था। ये देख सारे लोग हैरान हो जाते हैं और मैरी और एलिस को अपना भगवान मानने लगते हैं। ये सब घटना जेरी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है जो कि अब इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। अगले दिन एलिस का इंटरव्यू लेने वहाँ बिशप चाइल्ड और फादर डेलकार्ट भी आए हुए थे। दूसरी तरफ हम फादर हैगन को देखते हैं जिन्हें उस पेड़ के पास वही कर्ल्ड बेबी डॉल मिलती है जिसे जेरी ने तोड़ दिया था। फादर हैगन उस डॉल को देख ही रहे होते हैं कि इतने में ही उस लेडी की आत्मा उस पेड़ से निकलकर फादर हैगन पर हमला करने आती है, लेकिन कुछ लोग वहां आ जाते हैं और वो स्पिरिट उन्हें नहीं मार पाती। अब फादर हैगन अपने घर चले जाते हैं जहाँ वो जेरी को देखते हैं जो कि एलिस का इंटरव्यू ले रहा था, जिस इंटरव्यू से फादर हैगन बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेरी एलिस का फायदा उठाकर दोबारा फेमस होना चाहता है। अब फादर हैगन जेरी से बात करते हैं और कहते हैं कि जहां इस बार अपना चर्च खोलते हैं वहां पर शैतान भी अपना घर बनाता है, यानी शैतान इन जैसे चमत्कारों से ही अट्रैक्ट होता है। इसलिए वो एलिस को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि कहीं उस पर किसी शैतान का हमला न हो जाए। उसके बाद हम एलिस और फादर डेलगार्ट को चर्च में देखते हैं जहाँ पर एलिस एक बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है। तभी फादर हैगन वहाँ पर तड़पते हुए गिर जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि फादर हैगन को लंग कैंसर था और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। अब एलिस उनको पूरी तरह से ठीक कर देती है और उनसे मैरी पर विश्वास करने को कहती है, लेकिन तभी उन्हें एलिस के पीछे एक डेविल दिखाई देता है जिससे फादर हैगन ये समझ जाते हैं कि ये काम किसी शैतान का है। अब फादर हैगन के ठीक होने की बात हर जगह फैल चुकी थी और एलिस इंटरनेशनल कट फिगर बन चुकी थी, और अब जेरी को भी बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए कॉल आ रहे थे क्योंकि जेरी ही एलिस की सारी खबर लोगों तक पहुंचाता था। दूसरी तरफ फादर हैगन को चर्च में एक डायरी मिलती है जो कि 1845 की थी, जिसे पढ़ने के बाद फादर हैगन को उन सारी घटनाओं के बारे में पता चल जाता है कि कैसे मैरी लोगों को ठीक करके उनका गलत यूज करती थी, और जिसे उसके बारे में सच पता चल जाता था वो उन सारे लोगों को मार देती है।
और अब फादर हैगन के साथ भी यही होने वाला था। मैरी की आत्मा चर्च में आती है और चर्च में आकर वह फादर हैगन को फांसी पर लटकाकर बुरी तरह मार देती है। लेकिन बिशप को ये एक सुसाइड लगता है, जिसे वो जेरी की हेल्प से दबा देते हैं। वो इस सुसाइड को हार्ट अटैक डिक्लेयर कर देते हैं। अब रात को जेरी एलिस के साथ बात कर रहा था और एलिस काफी ज्यादा दुखी थी। जेरी एलिस को ये बात नहीं बताता है कि फादर हैगन को फांसी पर लटकाकर मारा गया था, क्योंकि उनके धर्म में सुसाइड करना धर्म के खिलाफ था और फादर हैगन भी सुसाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन जेरी एलिस को ये समझाता है कि शायद मैरी डेंजरस भी हो सकती है, लेकिन एलिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और उससे कहती है कि हमें मैरी पर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउट श्रद्धा को कम करता है। और एलिस जेरी से मैरी पर बिना शक किए विश्वास करने को कहती है। लेकिन जेरी ये समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तब वो रात को एलिस के साथ वाली वीडियो देखता है, जिसमें जेरी को साफ साफ मैरी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अब जेरी का शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था कि मैरी एक डेविल है। तब जेरी नेटली के साथ चर्च में जाकर 1845 से जुड़ा कोई भी एविडेंस ढूंढने लगता है जो उसे मैरी से जोड़ता है। तब उसे वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें 1845 में हुई सारी घटनाएं लिखी हुई थी। उस डायरी में लिखा था कि 1845 में मैरी नाम की एक लेडी ने डेविल के साथ डील की थी, जिसमें वह लोगों की आत्माओं को अपने बस में करके डेविल को सौंप देती थी। वह जितनी ज्यादा आत्माओं को डेविल तक पहुंचाएगी, मैरी उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती रहेगी। और अगर जितने लोगों का मैरी पर से विश्वास टूटेगा, तब मैरी उतनी ही ज्यादा कमजोर होती जाएगी। मैरी लोगों की आत्मा का गलत यूज करती थी और शायद इसीलिए उस प्रीस्ट ने उसे जलाकर उसकी आत्मा को एक बेबी डॉल में कैद कर लिया था। अब जेरी और नेटली को सब कुछ साफ साफ पता चल चुका था, लेकिन मैरी उन सभी लोगों को मार देती थी, जिससे मैरी के बारे में सब कुछ पता चल जाता था। और यहाँ भी मैरी जेरी और नेटली पर अटैक करती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि आज रात एलिस एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाली है, जिसमें वो उस आयोजन में आए सारे लोगों को मैरी पर विश्वास करने को कहेगी और उनकी आत्मा को मैरी को समर्पित कर देगी, जिससे मैरी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन जेरी को ये सब जल्द ही खत्म करना होगा, क्योंकि अगर मैरी अपने मकसद में सक्सेस हुई तो वो सारे लोगों को मार देगी और उनकी आत्मा डेविल को सौंप देगी। तब जेरी उस डायरी को लेकर बिशप और फादर डेलकार्ट के पास जाता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते। और दूसरी तरफ जेरी को ये पता चल जाता है कि मैरी की आत्मा अपने वंश के ही किसी व्यक्ति के शरीर में जा सकती थी और इसलिए उसने एलिस को चुना। अब जेरी एक लेटर को पढ़ रहा था, इतने में ही मैरी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी फादर डेलकार्ट उसे बचा लेते हैं और मैरी फादर डेलकार्ट को ही मार देती है। अब नेटली और जेरी खुद ही उस आयोजन में जाते हैं ताकि वो लोगों का मैरी पर से विश्वास तोड़ सके, जिससे मैरी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी और लोग उससे आजाद हो सकेंगे। वो दोनों चर्च तक पहुंच जाते हैं जहां पर एलिस होती है। वो लोगों से मैरी पर विश्वास करने को मना करते हैं और कहते हैं कि मैरी एक बुरी आत्मा है, वो आपका गलत यूज करेगी। तब सब लोग मैरी को झूठी मानने लगते हैं और अब एलिस को भी ये लगने लगा था कि मैरी रियल में एक बुरी आत्मा है। तब एलिस भी मैरी के खिलाफ हो जाती है और तभी मैरी पेड़ से बाहर आ जाती है और वो सबसे पहले बिशप चाइल्ड को मार देती है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह मैरी को समर्पित कर दिया। उसके बाद मैरी जेरी पर भी अटैक करती है, लेकिन एलिस उसे बचा लेती है और मैरी अपनी ही वंशज पर अटैक कर देती है, जिसके बाद मैरी की आत्मा भी जलकर राख हो जाती है और एलिस भी पूरी तरह मर चुकी थी। लेकिन जेरी इस बार से उसे ठीक करने की प्रार्थना करता है, जिसके बाद एलिस वापस से जिंदा हो जाती है, लेकिन वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, यानी वो अब ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। और हमें यहाँ पता चलता है कि मैरी के मरने के बाद वो लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, जिन्हें वो ठीक करती है। अब जेरी एलिस को जिंदा देख काफी खुश होता है और अगले दिन सब लोग फादर हैगन के लिए इस बार से प्रार्थना करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मदर मैरी के स्टैचू की आंखों से ब्लड निकल रहा है, जिससे ये पता चलता है कि मैरी की आत्मा अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।